हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा। और आज के लेक्चर पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर 5 सेक्शंस हैं जो काफ़ी सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्रीएम्बल। इसका प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। यहाँ पे एनी एक्ट टू अमेंड द लॉ, कंसोलिडेशन, इन सब बारे में बात नहीं करता। ये सिंपल से कहता है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, इट इज़ इनैक्टेड एज फॉलोज। एक्सपीडिएट मतलब होता है नेसेसरी। तो इसके कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री में नेसेसरी था कि एक जनरल पीनल कोड हो, इसलिए ये कोड बनाया गया एंड इट इज़ एज फॉलोज। इंडियन पीनल कोड, ठीक है, नाम से आप समझ सकते हो पीनल मतलब क्या होता है, जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो ये बताता है कि पनिशमेंट क्या है। तो हमारा इंडियन पीनल कोड का इनैक्टमेंट भी इसीलिए हुआ था, ये बताने के लिए कि डिफरेंट ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और उनकी पनिशमेंट क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 विच इज़ टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड ये सिर्फ इतना कहता है कि इस एक्ट का नाम है इंडियन पीनल कोड और ये पूरे कंट्री में एक्सटेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए कि इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। जनरली ये सेक्शन नंबर 1 में दिया होता है पर यहाँ नहीं दिया। कमिंग टू सेक्शन नंबर 2। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 ये एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, विच इज़ जुरिस्डिक्शन। कैसा जुरिस्डिक्शन? सेक्शन नंबर 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इसका मतलब किसी पर्सन ने ऑफेंस कंट्री में ही कमिट किया तो सेक्शन 2 उससे डील करेगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 उन केसेस से डील करेगा जहाँ पे ऑफेंस कंट्री के बाहर कमिट हुआ है, बाहर किया गया है। तो कमिंग टू सेक्शन नंबर 2 विच इज़ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो ये कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। हर पर्सन लाइबल होगा इस कोड के अंदर। किस चीज़ के लिए लाइबल होगा? पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है या कोई भी ऐसा ओमिशन किया है जो कि ऑफेंस है, और ऑफेंस क्यों है? बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्ररी टू आईपीसी, क्योंकि वो आईपीसी के कॉन्ट्ररी है और वो एक्ट, वो ओमिशन उसने कंट्री में कमिट किया, कंट्री में किया है। तो ऐसे केस में वो लाइबल होगा इस आईपीसी के अंडर और साथ ही साथ वो लाइबल होगा इस कंट्री के अंदर। इस कंट्री में इस कंट्री के कोर्ट्स उसके साथ डील करेंगी आईपीसी के हिसाब से। सिंपल। देन सेक्शन नंबर 3 इज पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन नंबर 3 सेक्शन नंबर 4 काफ़ी सिमिलर है बट इस पर कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हम कह सकते हैं इस पे ये डिफरेंस है कि किस बेसिस से ये चीज़ों के बारे में बात करता है। जैसे जो सेक्शन नंबर 3 है वो कहता है एनी पर्सन हु इज़ लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ये कहता है एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, हु इज़ लाइबल बाय इंडियन लॉ। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, कौन लाइबल होता है इंडियन लॉ से? तो सबसे पहला होता है इंडियन सिटीज़न। हर सिटीज़न ऑफ इंडिया लाइबल होता है, चाहे वो कहीं भी ऑफेंस कमिट करे, वो हमारे इंडियन लॉ से लाइबल होता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी दी हुई है, दैट इज़, लेट मी टेल यू, दैट इज़ any person या any foreigner who is working in Indian embassy who has accepted Indian jurisdiction। कोई भी पर्सन जो कि इंडियन एम्बेसी में काम करता है और इंडियन एम्बेसी में कहीं भी किसी भी कंट्री में इंडियन एम्बेसी में काम करता है, वो भी पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ में आएगा। तो अगर ये लोग कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं, मैं आगे पढ़ती हूँ। Any person liable by Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India।
तो ये लोग जो कि इंडियन लॉ से लाइबल हैं, जिन पे इंडियन लॉ लगेगा, ये इंडिया के बाहर बियॉन्ड इंडिया भी कोई अगर ऑफेंस कमिट करते हैं तो भी ये आईपीसी इन पे लागू होगा, तो भी इनका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 3। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। तो जैसे कि सेक्शन कहता है कि ये कोड एक्सटेंड होता है टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जो कंट्री के बाहर किए गए हैं। तो किन केसेस में आईपीसी वहाँ एक्सटेंड होता है, तो यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला, इट इज़ कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कि सेक्शन 3 की तरह ही बात करता है कि किसी भी सिटीज़न ने हमारी कंट्री से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, फिर भी उस पर आईपीसी लागू होगा और फिर भी वो इंडिया में ही लाइबल होगा। देन सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2, any person on any ship on any aircraft registered in India wherever it may be। कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है हमारी शिप पे या हमारी एयरक्राफ्ट पे, मतलब शिप पे और एयरक्राफ्ट पे जो कि रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया से, पर वो कंट्री वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है, तो उस पर अगर ऑफेंस कमिट किया है तो वहाँ पे भी वो पर्सन लाइबल होगा हमारी कंट्री पे। Then any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। मतलब जो पर्सन है जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन वो जो ऑफेंस कर रहा है वो दुनिया में कहीं भी बैठकर हमारे कंट्री के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस कमिट कर रहा है। ऐसे केस में वो अगेन इंडिया में लाइबल होगा और आईपीसी के अंडर लाइबल होगा। अब आपके दिमाग पे एक डाउट बिल्कुल आएगा, एंड दैट डाउट इज़ कि ठीक है वो ऑफेंस बाहर कमिट कर रहा है, फिर वो इंडिया में कैसे लाइबल हो सकता है? क्या हर इंसान बाहर ऑफेंस कमिट करेगा? जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिटीज़न हो गया या हमारी शिप एयरक्राफ्ट पे हो गया, हम क्या उसको इंडिया बुलाएंगे? तो एक एग्जाम्पल दिया है, एक इलस्ट्रेशन दिया है जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ए जो कि इंडियन सिटीज़न है वो युगांडा में मर्डर करता है, तो वो इंडिया में लाइबल होगा अगर वो इंडिया में कहीं भी मिलता है तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जनरल बात करता है कि अगर वो इंडिया में मिल गया तो इंडिया में भी उसे ट्राई किया जा सकता है, ये ऐसी बात करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे, विच इज़ सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे ये कहता है कि ये एक्ट कोई भी ऐसे लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला जो कि स्पेशल लॉ है, जो कि लोकल लॉ है, भाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल लॉ ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आईपीसी उसे अफेक्ट नहीं करेगा। किसी लोकल एरिया के लिए कोई पर्टिकुलर लोकल लॉ है तो आईपीसी उसे अफेक्ट नहीं करेगा। ये तो हर एक्ट के सेविंग्स में इस बारे में बात की जाती है, और सेक्शन नंबर 5 भी सेविंग्स ही है। पर इसके अलावा वो सेकंड कहता है, सेकंड जो डिफरेंट बात वो कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स। तो ये कहता है कि हमारा जो एक्ट है वो कोई भी एक्ट का कोई भी प्रोविज़न जो कि म्यूटिनी या फिर डिसर्शन बाय ऑफिसर, सेलर, एयरमैन, ठीक है, और सेल्समैन, इनसे रिलेटेड बात करता है, उससे आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 1 to 5 इतना ही है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।